बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको खेलों के मैदान से खबर दें। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा एक रोज़ा मैच। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले फील्डिंग का फैसला कर लिया है। आपको अपडेट करते चलें, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा एक रोज़ा मैच आज हो रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है और पाकिस्तान के खिलाफ पहले फील्डिंग का फैसला किया है। बिल्कुल, अब मैच जो है वो देखने के लिए शायकीन क्रिकेट भी वहां पर मौजूद है अरीना नेशनल स्टेडियम में, जहां पर सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं और शायकीन क्रिकेट भी वहां पर मौजूद हैं। मुतबादिल रास्ते भी बता दिए गए हैं। आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा एक रोज़ा मैच है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले फील्डिंग का फैसला भी किया है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का आज मैच होने जा रहा है और शायकीन क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। तो वह आप वैसे किसको सपोर्ट करोगी, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड? मैं तो पाकिस्तान को ही ना सपोर्ट करूंगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टीम के दरमियान 5 मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मैच नेशनल बैंक अरीना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले फील्डिंग का फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं, मजीद बताते हैं आपको कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड टीम के दरमियान 5 मैचों के वनडे सीरीज़ का तीसरा मैच है जो कि आज नेशनल बैंक अरीना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। शायकीन क्रिकेट स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हमाद। जी हमाद, बताइएगा। जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ का तीसरा मैच आज जो है नेशनल बैंक अरीना क्रिकेट स्टेडियम में जो है खेला जा रहा है और इस वक्त जो शायकीन क्रिकेट की जो बड़ी तादाद है वो आना शुरू हो चुकी है और हमारे साथ जो है वो कुछ शायकीन क्रिकेट मौजूद है जो यहाँ पर मैच देखने के लिए आए हुए। हम उनसे बात कर लेते हैं। आज जो है मैच हो रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। फ़खर जमान जो है वो 2 मैचों में ऑलरेडी सेंचुरी कर चुके हैं। किससे उम्मीद है कि आज अच्छा स्कोर करके पाकिस्तान को मैच जितवाएगा और आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट खिलाड़ी रिजवान है और उम्मीद है कि है ना आज फ़खर तीसरी सेंचुरी कर लेगा और पाकिस्तान को है ना पाकिस्तान का नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएगा और ओडीआई रैंकिंग में ना टॉप करवाएगा, उसमें रैंकिंग में आएगा टॉप 10। हमारे साथ कुछ और भी शायकीन मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? आज किससे उम्मीद है कि आज जो है सेंचुरी स्कोर करेगा? बाबर से उम्मीद है कि बाबर आज 100 रन करेगा? मेरा फेवरेट प्लेयर मोहम्मद रिजवान है और इंशाल्लाह आज उम्मीद है बाबर आजम 100 करेंगे और आज पाकिस्तान में जीत जाएंगे तो सीरीज़ अपने नाम कर लेंगे और रैंकिंग में टॉप पे आ जाएंगे। मैंने कुछ और शायकीन से भी बात कर लेते हैं जो कि मैच देखने के लिए आए हैं। आप मुझे बताइएगा कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका और क्या उम्मीद है आज जो है बॉलिंग में कौन ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करेगा? क्योंकि पिंडी में तो बैटिंग विकेट थी लेकिन आज जो है हमें बॉलिंग कंडीशन में भी विकेट बॉलिंग कंडीशन की विकेट नज़र आएगी। तो बॉलर से किससे उम्मीद है? बॉलर से नसीम शाह से उम्मीद है। इंशाल्लाह वो 5 विकेटें लेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और इंशाल्लाह फ़खर जमान तीसरी सेंचुरी अपनी मुकम्मल कर लेंगे। आज देखिए बिल्कुल ये हमारे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद थे। इनका ये कहना है कि फ़खर जमान जो है ऑलरेडी 2 मैचों में 2 सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं और आज के मैच में भी तीसरी सेंचुरी करके एक तो रिकॉर्ड भी बनाएंगे और पाकिस्तान की जीत में एक अहम किरदार भी अदा करेंगे। और बाबर आजम कप्तान से भी शायकीन क्रिकेट को ये उम्मीद है कि आज बाबर आजम भी जो है अपनी सेंचुरी स्कोर करेंगे और जीत में अहम किरदार अदा करेंगे। जी, अब आपको बताएं कि मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे से शहर की सबसे कदीम अकबर रोड मार्केट सुनसान हो गई है। दुकानदार कहते हैं मोटरसाइकिल खरीदने के लिए आने वाला रेट सुनकर ही चला जाता है। बिल्कुल, मोटरसाइकिल की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। महंगाई की नई लहर जो है वो आन पहुंची है। कराची के शहरी भी परेशान हो गए हैं, मार्केटें जो हैं वो सुनसान हो गई हैं। महंगी साइकिलों का मोटरसाइकिलों का सुनकर शहरी जो हैं वो वापस चले जाते हैं। बात करेंगे काविश मेमन से। काविश, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मोटरसाइकिल असेंबलर्स ने मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफा करना शुरू कर दिया है और हमने देखा कि एटलस होंडा के बाद यामाहा और यूनाइटेड ने भी मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ा दी है, जिसके बाद मार्केट में इंतहाई सन्नाटा है। ग्राहक जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मोटरसाइकिलों की कीमतों में इस कदर इजाफा हो चुका है कि अब वो आम आदमी के बस में ख़रीदना नहीं रहे। कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। आई साहब ये बताएं, बिल्कुल सन्नाटे मार्केट में कितना इफेक्ट पड़ रहा है कारोबार? तकरीबन 70% फर्क पड़ा और गाड़ी चाइना की गाड़ी 1,14,15 हज़ार रुपये की हो गई जो गाड़ी 65-70 हज़ार रुपये की थी। हुंडा के अंदर 4 दफ़ा पैसे बढ़े, 8-8 हज़ार रुपये गाड़ी के अंदर बढ़े। तो काम क्या रहे आपके सामने, अभी वहाँ खड़े हुए कितनी देर से आपको अंदाजा है कितनी देर में क्या कमाया, क्या कोई गाया, एक गाय आया वो भी चला गया। क्या समझते हैं, बुनियादी वजह क्या है? महंगाई, सबसे बड़ी महंगाई। ये हमारे हुक्मरानों की लापरवाहियाँ, क्यों झूठ बोलूँ। क्या समझते हैं? बिल्कुल इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई, इंडस्ट्री बिल्कुल बैठी नहीं।
चाइना की गाड़ी तो बिल्कुल ही नहीं बिक रही। हुंडा भी जो पहले बिक रहा था रमजानों से पहले वो भी खत्म हो गया। अब रेट बढ़ने के बाद बिल्कुल गाहक आपके सामने, आपने अब देखा मेरे सामने गाहक आया हुआ था, क्या पैसे लगाए उसने मेरे को। तकरार चलती है मेरा बेटा, कुछ भी नहीं है भैया, यहाँ यही है बरकरार है। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है इंसान की, हर आदमी की, मेरी अकेले की। देखो पूरी मार्केट में आप सर्वे कर लो, आपको अंदाज़ा हो गया क्या है। कोई काम नहीं है, काम नहीं, बहुत कम है। जी देखा आपने दुकानदार की गुफ्तगू सुनी जो मोटरसाइकिल फ़रोख्त कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बड़ी मुश्किलों से जो है वो ग्राहक आता है और जब उसको मोटरसाइकिल दिखाते हैं, कीमत बताते हैं, तो चाइना की मोटरसाइकिल भी इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है कि अब वो आम आदमी के क़ुव्वत ख़रीद से जो है वो बिल्कुल बाहर हो चुकी है। और कहना है इनका यही है कि ज़ाहिर है कि महंगाई यकीनन बुनियादी वजह है। और जो मोटरसाइकिल असेंबलर्स हैं उनका ये कहना है कि पैदावारी लागत में इजाफे के बाद ही मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा है। शहर कायद में सर्जिकल आलात की कीमतों में भी मामूली इजाफा हो गया। सर्जिकल मार्केट यूनियन के सदर नासिर खान की सिटी 21 से गुफ्तगू, कहा डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद सर्जिकल आलात की कीमतों में भी इजाफा हुआ। मजीद बताएंगी राबेल अशरफ। जी बिल्कुल, जहाँ एक तरफ शहर कायद में अहम मर्ज़ में मुब्तला जो दवाएं हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो गया, वहीं दूसरी तरफ जो है सर्जिकल आलात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। सर्जिकल आलात की कीमतों में जो है मामूली सा इजाफा हुआ है। हमारे साथ सर्जिकल मार्केट यूनियन के सदर नासिर खान मौजूद है, इन्हीं से जाने सर मुझे बताइए कि इजाफा हुआ है तो कितना इजाफा हुआ है और पहले जो चीज़ कितने की थी और अब कितने की फ़र्क हुआ है? ये हमारे सर्जिकल आइटम में मेन चीज़ जो होती है शुगर की मशीन है, ये इस पर तकरीबन 10% इंक्रीमेंट हुआ है। ये पहले जो 1200 रुपये की थी तकरीबन 1350-1400 रुपये तक की हो गई है। उसके अलावा बीपी की मशीनें हैं, मेन चीज़ बीपी, इसमें भी तकरीबन 10 से 15% का इजाफा हुआ है। जो चीज़ 2000 रुपये की थी वो 2200-2300 रुपये की हो गई है। जो 3000 रुपये की थी वो 3200-3300 रुपये की हो गई है। अच्छा मुझे बताइएगा कि जैसे हमने देखा कि दवाओं की जो कीमतों में इजाफा हुआ है, इस वजह से भी इजाफा हुआ है कि जो कंपनी से इनको शॉर्ट आ रही है, तो आप लोग के पास भी ऐसी कोई शॉर्टेज का कोई मसाइल का सामना करना पड़ा है? शॉर्टेज थोड़ा सा पीरियड पहले तो थी, एलसी की वजह से थोड़ी सी शॉर्टेज थी। अब शॉर्टेज तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये डॉलर के जो रेट्स अप डाउन हो रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। रोज़ाना के रेट आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ सर्जिकल मार्केट यूनियन के सदर नासिर खान मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि डॉलर की कीमतों में जो इजाफा है जिसकी वजह से जो है सर्जिकल आलात हो या मेडिसिन की कीमतों में जो इजाफा हो गया है। पहले जो है एलसीज बंद थी जिसकी वजह से मेडिसिन जो है कि काफ़ी शॉर्ट हो जाती थी और सर्जिकल आलात भी शॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है कि अब जो कीमतें हैं वो जो है यहाँ पर सर्जिकल आलात है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, मामूली से इजाफा हुआ है। लेकिन आवाम जो है ज़ाहिर है इतनी महंगाई में इतने ज़्यादा महंगी जो चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर सकती। जी अब आपको बताएं कि फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल की धमकी काम कर गई। महकमा खुराक ने मुज़ाकरात के लिए फ्लावर मिल्स को तलब कर लिया। मुलाकात में फ्लावर मिल्स को गंदम की फराहमी के हवाले से एक बार फिर बातचीत की जाएगी। मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पे बताते चले फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने गुज़िश्ता रोज प्रेस क्लब में हंगामी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें धमकी दी थी कि एक रोज़ की कि अगर गंदम की बहाली नहीं होती है सप्लाई की तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे फ्लावर मिल एसोसिएशन की हड़ताल की धमकी इस वक्त लग रहा है कि काम कर गई है। महकमा खुराक ने मुज़ाकरात के लिए फ्लावर मिल्स के वक्त को तलब कर लिया है। फ्लावर मिल एसोसिएशन के वक्त की सेक्रेटरी फूड से मुलाकात इस वक्त जारी है। फ्लावर मिल एसोसिएशन की डेडलाइन खत्म होने में चंद घंटे बाकी हैं, जो कि आज रात तक का वक्त दिया हुआ है। मुलाकात में फ्लावर मिल्स को गंदम की फराहमी के हवाले से एक बार फिर बातचीत हो रही है और फ्लावर मिल मालिकान ने मुख्तलिफ जिला से कराची गंदम फराहमी के दौरान जो चौकियों पर रिश्वत लेने के हवाले से आज शाम से हड़ताल करने का ऐलान किया था। हुकूमत ने फ्लावर मिल पर गंदम जखीरा करने और मुकर्रर रेट से ज्यादा कीमत पर प्राइवेट एजेंट से गंदम खरीदने का इल्जाम भी लगाया। यहाँ मुलाकात में मामला और मुतालबात तय नहीं हुए तो हड़ताल की कॉल बरकरार रहेगी, फ्लावर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है। और ये जो सूरत हाल है क्योंकि कराची में 92 के करीब फ्लावर मिल्स हैं और यहाँ पे यौमिया जो है कराची को जो है 8000 मेट्रिक टन जो है गंदम की तलब है और यहाँ पे सप्लाई ना होने से कराची शहर में जो है आटे का बहरान पैदा हो रहा है और जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। और देखा जाए जो फ्लावर मिल का जो आटा था जो 130 रुपये 140 रुपये के दरमियान था वो 150 रुपये से भी तजावज़ कर गया और कंसर्न ये कहा जा रहा है कि अगर ये हड़ताल हो जाती है तो कराची में आटे की जो किल्लत हो जाएगी, उसकी कीमतें आसमान को पहुँच जाएंगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। पीपल्स बस सर्विस के रूट 6 शुरू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ब्रोक्स चुरंगी से बलोच कॉलोनी तक खराब रूट का तामीराती काम शुरू कर दिया जाएगा। तफसीलात जानेंगे, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल, पीपल्स बस सर्विस चलने से ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो कराची वालों की किस्मत जागी ही है, लेकिन पीपल्स बस सर्विस की वजह से बहुत सारे ऐसे रोड जो कि अरसे दराज से खस्ताहाली का शिकार थे, उनका तामीराती काम भी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ उस रोड की जो कि ब्रुक्स चौरंगी से बलोच कॉलोनी की तरफ जाता था। कॉजवे भी इसी रोड को लगता है। इस रोड के ऊपर मुतादिद कंपनियां हैं, लेकिन ये रोड बड़ी गाड़ियां चलने की वजह से जगह जगह से खस्ता हाली का शिकार था। लेकिन अब पीपल्स बस सर्विस का रूट नंबर 6 जो कि औरंगी टाउन से इसी रास्ते से होता हुआ, यानी कि बलोच कॉलोनी और फिर बलोच पुल से जो रोड कॉजवे की तरफ आता है, कॉजवे से फिर ये होता हुआ जो है ब्रुक्स चौरंगी पर इख्तिताम पजीर होगा। नई बसें आ गई हैं, नई बसें जो हैं वो अब इस रूट पर चलेंगी जो कि पीपल्स बस सर्विस का रूट नंबर 6 होगा। अरसे दराज से रूट नंबर 6 औरंगी टाउन के वासियों को मुश्किलात का सामना था और उनकी ख्वाहिश थी कि ये रूट जो है ये जल्द से जल्द बहाल हो जाए। और अब औरंगी टाउन वालों के लिए ये अच्छी खबर है कि ऑरेंज लाइन चले न चले अच्छे तरीके से, पीपल्स बस सर्विस अपना रूट ज़रूर वहाँ से बहाल करेगी और उस रूट को यहाँ से होते हुए शान चौरंगी पर जाकर जो है उसका इख्तिताम होगा। इनका ये कहना है कि आज शाम तक इस काम को जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा और जल्द इसी मंथ के अंदर जो है रूट्स की बसें यहाँ पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। अब आपको बताएं कि नॉर्थ कराची की फैक्ट्री की आग बुझाने के दौरान 4 फायर फाइटर्स की शहादत की तहकीकात के लिए कमिश्नर कराची ने कमेटी तश्कील दी थी। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता माह एक अफसोसनाक साने ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में जन्म लिया था, जिसमें एक फैक्ट्री की आग बुझाने के दौरान 4 फायर फाइटर्स इमारत मुनदम होने के नतीजे में जाम शहादत नोश कर गए थे। इस सिलसिले में कमिश्नर कराची की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतज़ामिया को हिदायत जारी की गई थी कि इस मामले की तहकीकात की जाएँ। इसी सिलसिले में आज डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, क्या अब तक तहकीकात की गई हैं, क्या मामला सामने आया? जी बिल्कुल, हमें इंस्ट्रक्शंस थे फ्रॉम द कमिश्नर कराची के, क्योंकि एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है तो उसकी वजूहात को देखा जाए। और अक्सर ऐसा होता है कि इवेंट हो जाता है फिर लोग भूल जाते हैं चीज़ों को, तो उससे बचने के लिए ये कहा गया था कि पूरी इन्वेस्टिगेट किया जाए और रीजंस भी दिए जाएं ताकि इम्प्रूवमेंट की जाए और आगे रिकमेंडेशन दी जाए ताकि इस तरह के वाक़यात रोने ना हो। तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस, इंतज़ामिया, पुलिस, नकाटी, इन सब को इन्वॉल्व करके ताकि ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाए, उसको बड़ा सीरियसली लिया जाए ताकि जो शहादतें हैं वो रायगा ना जाए। उनके लिए जो भी हम कर सकें वो करें और तयन भी करें इस चीज़ का कि ये क्या लैप्सेस हुए, क्यों आग लगी और क्या बेहतर हो सकता है, तो उसके सिलसिले में आज मीटिंग। अच्छा सर, मल्टीपल वजूहात बताई जाती हैं महकमा फायर ब्रिगेड के हवाले से, वो काफ़ी जो है माली बहरान से वो डिपार्टमेंट 2-4 है, उनकी गाड़ियां ख़राब हैं, वर्दी वगैरह भी नहीं मिलती। ये मुझे बताइएगा कि अब तक की जो मीटिंग हुई है उसमें कम से कम फायर फाइटर्स की ज़िंदगी को सिक्योर करने के हवाले से क्या इकदाम उठाने पर तजावीज़ सामने आई हैं? जी बिल्कुल, एक मेजर हमारी डिस्कशन का एरिया यही था कि आजकल जो दुनिया में फायर फाइटिंग की जो साइंस है ना वो बहुत तरक्की कर गई है। अब पानी और इससे चीज़ बहुत आगे निकल गई है, केमिकल्स हैं, दे आर वेरी एक्सटिंग्विशर्स हैं, बॉल्स हैं, दे आर सो मैनी थिंग्स कि जिसको आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने फायर फाइटिंग सिस्टम में अगर मॉडर्न लेवल पे लेके जाना है। कराची जैसा सिटी जो कि इतना फैल चुका है, इतनी उसकी आबादी हो गई है, वो इस चीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक ही तरीके से फायर फाइटिंग उस पर जाएँ। उससे भी यही होता है कि जो जानों का भी ख़तरा होता है, ख़ासतौर पे हमारी जैसी जगहों पे जहाँ पे गुंजान आबादियाँ हैं और अमूमन देखा गया है कि बिल्डिंग कंट्रोल्स को फॉलो नहीं किया जाता, तो उधर तो बहुत ज़्यादा खुदकुशी समझी जाती है जो फायर ब्रिगेड वाले जाते हैं। तो इनको मैं खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि इतनी लिमिटेड रिसोर्स में ये लोग काम करते हैं। और हमारी रिपोर्ट का एक मेजर चंक जो मुझे दिख रहा है वो यही होगा कि किस तरीके से फायर फाइटिंग महकमे को एक मेजर ओवरहॉल करके इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा आखिर में कि कहा यह जाता है कि 1 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए, तो क्या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम उम्मीद करें कि मुस्तकबिल में ये फायर स्टेशंस की तादाद जो है कुछ बढ़ सकेगी? आई डोंट नो ये 1 लाख की आबादी वाला फिगर, क्योंकि इतना तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो कि इतना बाकी मुल्कों में भी इतना होता है कि हर लाख पे तो बहुत ज़्यादा शायद हो जाएगा। लेकिन यस, फायर फाइटिंग हमारे पास में ये देख के अफसोस ये होता है कि बहुत सारी इक्विपमेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको मेंटेन करके सही कराने की ज़रूरत है। तो अगर वही हो जाए तो हमारी फ्लीट 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ जाएगी इंशाल्लाह।
तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा एडमिनिस्ट्रेटर कराची से भी कि इनके जो इक्विपमेंट्स के इश्यूज़ हैं वो अगर हल हो जाएँ तो बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि इंक्वायरी में जो चीज़ें डायग्नोस हुई हैं उससे इदारे की बेहतरी में, फायर ब्रिगेड के महकमे की बेहतरी में और इनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में खुसूसी तौर पर जो है वो मदद हासिल हो सकेगी। जी, मुल्क के सबसे बड़े बल्दियाती इदारे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को रवां माली साल के 9 माह में अपने ज़राए से आमदनी के मुकाबले में 4.5 अरब रुपए का खसारा जाहिर हो चुका है। इस अरसे में बल्दिया उज़्मा ने अपनी आमदनी का हदफ 5 अरब 72 करोड़ 25 लाख रुपए रखा था, लेकिन रेवेन्यू पैदा करने वाले 15 महकमों की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासर है। अब तक इन डिपार्टमेंट की मजमूई आमदनी सिर्फ 1 अरब 44 करोड़ 90 लाख 3 हज़ार रुपये हो सकी है। आगे बढ़ते हैं। कराची में मददगार 15 की गाड़ी की टक्कर से 2 शहरी जख्मी हो गए हैं। मुतासरा शहरियों ने बताया कि 1 मई को मलिर निहाल अस्पताल के सामने से भैंस कॉलोनी जा रही थी। तफसीलात बताएंगे शाहजेब हुसैन। मददगार 15 पुलिस की मुबैना तौर पर एक शहरी को ठोकर लगी, जिसके नतीजे में उसके साथ बैठा शहरी भी जो है मुतासर हुआ। इस वक्त मैं मुतासरा शहरी समीन तनोली के साथ मौजूद हूँ, जो कि इस वक्त बिस्तर पर मौजूद हैं। ये बताएगा कि पुलिस ने आपके साथ क्या ताउन किया। हम दोनों भाई वहाँ से भैंस कॉलोनी की तरफ जा रहे थे। निहाल अस्पताल मेन शार फैसल मलिर का एरिया था और रोड बिल्कुल खाली थे छुट्टी की वजह से। तो अचानक ही पीछे से पुलिस मोबाइल ने हमें हिट किया और हम दोनों भाई रोड पे गिर गए और पुलिस मोबाइल जो थी वो वहाँ से फ़रार हो गए। वो रुके नहीं, उन्होंने हमें उठाया नहीं। वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने उठा के हमें अस्पताल के अंदर लेकर गए और उन्होंने ये कहा कि ये सऊदाबाद थाने की मददगार की मोबाइल थी। जब मैं एक्सरे रूम में हमें अंदर एक्सरे कर रहे थे हम दोनों भाइयों के, तो मुझे बाहर से ये आवाज़ सुनाई ज़रूर दी कि वहाँ का दरवाज़ा खुला होता है एक्सरे रूम का। तो बाहर रिसेप्शन, छोटा सा अस्पताल है ये, तो पुलिस एहलकार रिसेप्शन से ये अल्फाज पूछ रहा था कि वो दोनों शहरी मर गए हैं या ज़िंदा हैं। किससे उम्मीद रखते हैं आपने, जैसा कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन को एप्लीकेशन दायर की है ऑनलाइन पोर्टल पर, और क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं IG सिंध साहब से और एडिशनल IG कराची और DIG सिक्योरिटी जनाब मकसूद मेमन साहब से, SSP सिक्योरिटी 15 मददगार से मैं इन तमाम अहबाब से दरख्वास्त करता हूँ और आइजाना अपील करता हूँ कि इन लोगों को कानून के कटहरे में ला के मेरे साथ इंसाफ बरता जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि मुतासरा शहरी ने दावा किया है कि मुबैना पुलिस मोबाइल जो थी वो मददगार 15 की थी और इन्होंने आला हुक्काम से भी जो है मदद की अपील की है कि इस वाक़े का नोटिस लें और इनको जो है फ़ौरी तौर पर जो है इस वाक़े का नोटिस लेते हुए इनको रिलीफ फराहम किया जाए। जी, सिंध हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सिंध में दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ सिंध में मुकदमा दर्ज करने का मामला है। उनके भाई उमर अमीन की जानिब से एक कायरी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसकी समाअत जस्टिस उमर सयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान इस समाअत अनवर मंसूर एडवोकेट उमर अमीन की जानिब से अदालत में पेश हुए और उनका ये मौक़िफ़ था कि अली अमीन गंडापुर को जो जेल में मुंतकिल किया गया है, उन्हें नहीं बताया जा रहा कि कौन से मुकदमे के तहत उन्हें जेल मुंतकिल किया गया है, कितने अब तक मुकदमात दर्ज हैं और कितनी अब तक इंक्वायरी की जा रही हैं पुलिस की जानिब से। जिस पर जस्टिस उमर सयाल ने ये रिमार्क्स दिए कि पुलिस और जेल इंतज़ामिया को बताना होगा कि अली अमीन गंडापुर को किस इल्ज़ाम के तहत गिरफ़्तार किया गया है और जेल मुंतकिल किया गया है। अदालत ने इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए उनसे 11 मई के लिए जवाब तलब किया है और ये पूछा है कि बताया जाए कि अली अमीन गंडापुर को किस कानून और किन मुकदमात के तहत जेल मुंतकिल किया गया है। उन तमाम तर मुकदमात की तफसीलात अदालत में पेश की जाएँ। अनवर मंसूर खान एडवोकेट का अपने दलाइल में ये भी मौक़िफ़ था कि उमर अमीन गंडापुर के अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं सिंध के अंदर, इसी नौइयत के मुकदमात इस्लामाबाद पंजाब में भी दर्ज किए गए हैं और सिंध हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी जजमेंट मौजूद है कि एक ही नौइयत के मामले में एक से ज़्यादा मुकदमात दर्ज नहीं किए जा सकते। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत ने मुलजिम शहरियार को मुनशियात फरोशी के मुकदमे से बरी कर दिया है। तफसीलात बताएंगे शहरियार सदीकी।
जी बिल्कुल, देखिए मंगोपीर थाने की हदूद में मुल्जिम शहरियार के खिलाफ मंशियात फरोशी के मुकदमे पर जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में आज अहम समाअत हुई। मुल्जिम के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह की जानिब से मुल्जिम के लिए बरियत की दरख्वास्त दायर करते हुए आज अदालत को बताया गया कि मुल्जिम के खिलाफ गुज़िश्ता 3 माह से एक जो है वो बेबुनियाद मुकदमा जारी है। मुल्जिम को जो है वो मोटरसाइकिल चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था गुंजान आबाद इलाके से आज से 3 माह कबल, लेकिन जो है वो रिश्वत न देने की सूरत में जो है वो मुल्जिम के खिलाफ एक बेबुनियाद मुकदमा, मंशियात फरोशी का बेबुनियाद मुकदमा मुल्जिम के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। पुलिस की जानिब से मुल्जिम से रिश्वत का जो है वो मुतालबा किया गया था और रिश्वत न देने की सूरत में मुल्जिम के खिलाफ ये एक बेबुनियाद मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। ये बताना था मुल्जिम के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह की जानिब से। इसके अलावा ये भी बताया गया कि 3 माह कबल मुल्जिम को एक जो है वो गुंजान आबाद इलाके से गिरफ़्तार किया गया था, जबकि आज तक जो है वो मुल्जिम के खिलाफ कोई भी मुस्तनद सबूत या फिर कोई भी प्राइवेट विटनेस जो है वो मौजूद अदालत में पेश नहीं किया गया है। अदालत ने जो है वो आज मुल्जिम के वकील के तमाम तर दलाइल सुनने के बाद मुल्जिम की बरियत का फैसला सुना दिया। जी। और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स ने टेक्सटाइल की बरामदात में बड़ी कमी पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। अशरफ खान हमें अपडेट करेंगे। माशी सूरत हाल के देखा जाए जायज़ा तो शदीद ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। यहाँ पे देखा जाए कि अप्रैल में जो डाटा आया है कि टेक्सटाइल की बरामदात में जो है 29% की नुमाया कमी हो गई है, जो कि अप्रैल 22 में 1 अरब 74 करोड़ डॉलर थी, घट के 1 अरब 24 करोड़ डॉलर रह गई। क्या कंसर्न्स हैं? एप्टेमा के चेयरमैन आसिफ इनाम हमारे साथ मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं सर, वजूहात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आपने देखा होगा जैसे हमारे ग्रुप लीडर जनाब गौहर एजाज साहब हैं, उन्होंने पहले पेशिंग गोई कर दी थी कि हम 1 अरब के आड़े गाड़े पहुँच जाएंगे, क्योंकि एक तो हमें रॉ मटेरियल के पहले मसले थे जो कुछ हल हुए हैं, कुछ इंडस्ट्री बंद हो गई तो वो वैसे ही हल हो जाएंगे कि मतलब जब ज़रूरत ही नहीं होगी। तो फिर आपने देखा कि अभी लेटेस्ट जो है वो 0 रेट का टैरिफ वापस ले लिया, फिर उसके बाद अब कल गैस का ले लिया टैरिफ वापस। सप्लाईज़ के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कोई एड्रेस प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है। अगर देखा जाए जो मौजूदा सूरत हाल सिर्फ 1 अरब 24 करोड़ डॉलर इंटरनेशनल कसाद बाजारी भी है, उसकी क्या इम्पैक्ट देखने का मज़ीद आगे चल कर बरामदात मज़ीद एक टेक्सटाइल सेक्टर की गिरेंगी? जी इंटरनेशनल कसाद बाजारी जो है वो सिलेक्टेड है। चाइना की रिटेल सेल आई हैं अभी 2 दिन पहले, वो 20% रिटेल सेल की ग्रोथ हुई है। अगर ये कसाद बाजारी है तो पता नहीं क्या होगा, बूम। तो डिफरेंट इलाकों में है, अमेरिका वगैरह में थोड़ा रिसेशन है। यूरोप का तो जो रिसेशन है वो तो उनका सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है, उन्होंने खुद ही जो है वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। तो एनर्जी के जो उन्होंने सैंक्शंस में वो खुद उनका अपना पटरा हो गया। जी जैसा कि आपने सुना यहाँ शदीद जो कंसर्न्स आ रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर के, बुनियादी वजह ये है कि 0 रेट के जो टैरिफ था बिजली का वो ख़त्म कर दिया गया है, साथ ही गैस का जो दरामदी LNG के वो भी ख़त्म कर दिया। उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि तेज़ी से जो है बरामदात टेक्सटाइल सेक्टर की घट रही हैं, और कहा है कि हुकूमत को फौरी तौर पर जो इकदाम उठाने होंगे ताकि सनतें चल सकें। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में आलमी आज़ादी सहाफ़त के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसीलात बताएंगी हमना निसार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पे यौम आज़ादी सहाफ़त के लिहाज से सेमिनार मुनक़िद किया गया था, जहाँ पे मशहूर नामवर सहाफ़ियों ने शिरकत की। उसके अलावा शोबे इब्लाग़ आमा के जो असातिज़ा हैं और जो तालिब इल्म उन्होंने भी शिरकत की और यौम आज़ादी सहाफ़त के लिहाज से मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात की। हमारे साथ जो है मशहूर और नामवर सहाफ़ी तौसीफ़ अहमद ख़ान, जिन्होंने अब सहाफ़त में अपने मुख्तलिफ खिदमात पेश किए, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि आज यौम आज़ादी सहाफ़त है, सेमिनार मुनक़िद किया गया है, आपने तालिब इल्म को बहुत सारी बातें बताई, तो क्या लगता है आपको जो आने वाले जो तालिब इल्म हैं उन्हें कितना असर पड़ेगा? वो कितने जो आज के दिन में सोचेंगे कि हमें ज़रूरत है आज़ादी सहाफ़त की? मेरा ख्याल है ये सेमिनार जो आज के दिन के हवाले से ये सेमिनार हो रहा है और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में सेमिनार हो रहे हैं, मज़ामीन लिखे गए, एडिटोरियल लिखे, ये इसीलिए है कि नई नस्ल को आगाही हो, वो समझ सकें, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका मीडिया से ताल्लुक़ है कि आज़ादी सहाफ़त उनके लिए बहुत क्यों ज़रूरी है। और बहरहाल ये एक अच्छी कोशिश है और इससे मेरा ख्याल है नौजवानों को बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। अच्छा सर, ये बताइएगा जो आजकल आज़ादी सहाफ़त है, तो आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से कई ऐसे जुमला साजी भी हो रहे हैं जो माशरे के लिए सही नहीं है? ऐसा नहीं है, आज़ादी सहाफ़त से हमेशा जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम होता है और माशरे में इस्तेकाम होता है। अगर हकीकत पे मबनी मैसेज होगा, खबर होगी तो उससे फ़ायदा होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा जो हमारे सीनियर एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं, अगर वो हकीकत में मबनी है मगर बात ऐसी जाहिर कर रहे हैं जो एक इखलाकी तौर पे उसका जवाब नहीं बनता है, तो फिर उसके हवाले से क्या कहेंगे? ये कैसा मैसेज देता है इस तरह के गैर मुहज़्ज़िब जुमले नए आने वाले सहाफ़ियों को?
देखिए, गैर अखलाकी कोई भी बात जो है वो आज़ादी सहाफ़त के ज़िम्मे में नहीं आती। गैर अखलाकी बात को ना लिखना चाहिए, ना रेडियो पे आनी चाहिए, ना टेलीविज़न पे, ना सोशल मीडिया पे। तो अखलाक से गिरी हुई किसी बात का सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं है तो फिर वो आज़ादी सहाफ़त के ज़िम्मे में भी नहीं आती। नए आने वाले सहाफ़ियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे खुसूसी तौर पे इस दिन में? पढ़ाई करें, अखबार गौर से पढ़ें, और अंग्रेज़ी उर्दू का अखबार गौर से पढ़ें और किताबें पढ़ें, और ये आदत डालें कि ख़बर के पीछे देखने की कोशिश करें। तो जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, उन्हें ख़बर के पीछे देखने की आदत नहीं पड़ेगी। जी, यकीनी तौर पे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब मौजूद थे, जिनका यही कहना था नए आने वाले जो सहाफ़ी हैं वो लाजमी तौर पे ख़बरें पढ़ें, हकीकत में मबनी बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी सहाफ़त पर काम करें। जी।